नमस्कार। स्काई एजुकेशन फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव चैप्टर से जुड़े कुल 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस 51वें प्रश्न के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। आपको इस सवाल में बताना है कि सूर्य का प्रकाश एक साल में कुल कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 ट्रिलियन। प्रकाश एक साल में 10 ट्रिलियन की यात्रा कर सकता है। अगला सवाल है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। अगर आप 75 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब आपको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, यानी कि आप दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हैं। अगर आपको ये बीमारी ठीक करना है तो आप उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे। अगला सवाल है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है एक्टियोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता जो होती है वो दिए गए लेंस के क्षमता के योगफल के बराबर होती है, यानी कि जब हम 2D और 4D को जोड़ देंगे तो यह 6D हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 डायोप्टर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है, पानी में हवा के बुलबुले डैश के जैसा कार्य करेगा। तो पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो कार्य करता है अवतल लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिसारी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे और इनको प्रकाश के परिकिरणन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखें, सीवी रमन को प्रकाश की परिकिरणन के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि अगर हम किसी दिए को जलाते हैं तो कौन सा रंग है जो उसको अधिकतम दर्शनीयता देगा, यानी कि वह सबसे अधिक रोशनी प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीला रंग जो है वो दिए को सबसे अधिक दर्शनीयता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण होता है लाल रंग का। अगला सवाल है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष जो बनता है ये अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। अगला सवाल है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो पीली रोशनी में अगर आप नीली वस्तु को देखते हैं तो वो दिखाई देगी काली, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है। तो फोटोग्राफी में प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो हाइपो जो होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी होती है, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डैश से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति होती है। आपको इस सवाल में बताना है कि प्रकाश की गति जो होती है वो रेडियो तरंग की गति की तुलना में क्या होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक समान होती है। प्रकाश की गति जितनी होती है उतनी ही रेडियो तरंग की भी गति होती है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के विषय में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपको पता होगा। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि उपर्युक्त दोनों सत्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है तो दर्पण में उसकी चाल कितनी दिखाई देगी? तो यदि आप समतल दर्पण के सामने 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलते हैं तो उसमें उस दर्पण में आपका चाल दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2 का दुगुना करने पर 4 प्राप्त होगा, यानी कि 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। आप याद रखें कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो दर्पण में उसकी चाल जो होगी वो 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? यहाँ पर सर्वाधिक होना चाहिए था, तो आप याद रखें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 1.5 मीटर लंबे एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.75 मीटर। आप याद रखें कि समतल दर्पण में किसी अगर आपका अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई से आधी होनी चाहिए, यानी कि 1.5, यहाँ पर सवाल में 1.5 मीटर कहा गया है। और 1.5 मीटर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.75 मीटर मिलता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि समतल दर्पण में अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहाँ पर लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं, जबकि काला रंग प्राथमिक नहीं होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? आपको इसमें बताना है कि एंडोस्कोपी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोपी कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका प्रयोग होता है संचार में, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रकाश को एक जगह संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि? आपको बताना है कि वस्तुएं क्यों दिखाई देती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वह परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है, इसलिए हमें वो वस्तु दिखाई देती है, यानी कि डी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो सूर्य को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी देखा जा सकता है, इसका कारण है अपवर्तन, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर वाहन में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर उत्तल दर्पण का, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। तो अगर आपका प्रतिबिंब किसी दर्पण के सामने आपसे बड़ा प्रतीत होता है, इसका यह मतलब है कि वह दर्पण अवतल दर्पण है। आप याद रखें कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। अगला सवाल है, दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? तो दंत चिकित्सक जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैंगनी रंग का, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? तो अगर आप लाल, हरा व नीला तीनों रंगों को एक साथ मिला देते हैं तो बनने वाला नया रंग जो होगा सफ़ेद होगा, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में काला दिखाई देगा, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? तो चटका हुआ कांच चटकीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल है, तरल से भरे बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो तरल से भरे बीकर का तल थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो उस परावर्तन को कहा जाता है नियमित परावर्तन, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब प्रकाश किसी रुखरी सतह पर आपतित होता है तो उस परावर्तन को क्या कहते हैं? तो रुखरी सतह पर जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण की नाभीय लंबाई कितनी होती है? तो समतल दर्पण की नाभीय लंबाई जो होती है ये अनंत होती है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो होता है वो घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अगला सवाल है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा बनाते हैं। अगला सवाल है प्रकाश के द्वैत प्रकृति की खोज किसने की थी? आपको पता होगा कि वर्तमान समय में प्रकाश को कण एवं तरंग दोनों माना गया है, तो वहीं प्रकाश के द्वैत प्रकृति की खोज किया था डी ब्रोगली ने, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का होना प्रकाश के किस घटना का परिणाम है? तो सूर्य ग्रहण जो कि अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, इन दोनों के होने का कारण है प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, यानी कि यहाँ पर डी लिखा गया है, लेकिन आप याद रखें कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन के कारण ऐसा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।